विद्यार्थियों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा दिन है और इस 2 दिन में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर के लिए जो आवश्यक चीज़ है उस पर चर्चा किया है। आज तीसरे दिन में हम लोग उस पॉइंट का फोकस करेंगे जो सभी चैप्टर के अलावे जो आपका पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर को पढ़ना है। तो आपका जो प्रथम चैप्टर है वो हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरिन्स या हैलो बेंजीन्स, ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से जो पिछले कुछ शब्द का चर्चा किए थे उस पर थोड़ा सा आना पड़ेगा। और बच्चों, ये बार बार बतलाया जा रहा है कि जो आप पीछे पढ़ते हैं उसको अगर आप रिवाइज करके बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कुछ फर्स्ट ईयर के क्लास का पढ़ाई इसमें जुड़ेगा, परंतु फर्स्ट ईयर के सारे बात को आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के चैप्टर काफ़ी पीछे पड़ जाएंगे। मैं 2 से 3 दिन में फर्स्ट ईयर की क्लास को शुरू करने वाला हूं। तो सेकेंड ईयर के बच्चे से आग्रह है कि वो फर्स्ट ईयर के क्लास को भी सुने, फर्स्ट ईयर के क्लास को भी पढ़ें, ताकि आपको यहाँ सेकेंड ईयर के क्लास में हमको फर्स्ट ईयर का चीज़ ना बताना पड़े। तो मैं इसी बात के साथ चैप्टर पर चल रहा हूँ। तो आपके आज के चैप्टर हैं हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरिन्स अथवा हैलो बेंजीन्स, हैलो एरिन्स अथवा हैलो बेंजीन्स। तो बच्चे, मैंने आपको कुछ शब्द जो पहले बताया है, जैसे लीजिए हाइड्रोकार्बन। बार बार आपने हाइड्रोकार्बन प्रथम क्लास में ही सुना है, ये हाइड्रोकार्बन, और इसको हमने डिवाइड भी किया था, 2 भाग में डिवाइड किया था, आपको पता है। और ये जो 2 भाग था, तो उसमें जो पहला भाग था वो था एलिफैटिक। जो पहला भाग था वो था एलिफैटिक, और जो इसका दूसरा भाग था वो था एरोमेटिक। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जो पहला था वो एलिफैटिक था। एलिफैटिक यौगिक का नाम बताया गया था, और जो दूसरा था वो एरोमेटिक था। जो दूसरा था वो एरोमेटिक था। तो बच्चों, इस हैलो एल्केन्स को और हैलो एरिन्स को समझने के लिए इस 2 वर्ड का भरपूर चर्चा हुआ है, एलिफैटिक का और एरोमेटिक का। आज हम लोग इस एलिफैटिक कंपाउंड से हैलो एल्केन्स के एग्जाम्पल को देखेंगे, तत्पश्चात विस्तृत रूप से उसका पढ़ाई करेंगे। एरोमेटिक शब्द से हम लोग हैलो एरिन्स बनाएंगे, मतलब हैलो बेंजीन्स बनाएंगे, और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं 2 शब्द पर आज के आपके
चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। तो आप प्रीवियस क्लास के बताए गए चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें तो एलिफेटिक में हमने आपको एल्केन बताया था, एल्केन बताया था। और इस एल्केन में आपको हमने ये बताया था कि कार्बन का संख्या जितना भी रहे, ये हाइड्रोजन का संख्या जो है उसके दुगुना से 2 ज्यादा रहे। तो कार्बन का संख्या जितना भी रहे, हाइड्रोजन का संख्या जब दुगुना से 2 ज्यादा है, बच्चों हम ये भी बताए थे कि n का मान आप 1 से शुरू कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जब n का मान आप 1 रखिएगा तो यहां से आप n का मान 1 रखिए तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा दुगुना से 2 ज्यादा, CH4, ये मीथेन, ये सब चीज का चर्चा है। और इस एलिफेटिक कंपाउंड से आप हटाइए, आप हाइड्रोजन को हटाइए और इसके जगह पर किसी हेलोजन को, इसका भी चर्चा हुआ था, X को हेलोजन बोलते हैं, अथवा किसी एलिफेटिक कंपाउंड में ये X को आप इसमें अटैच कीजिए, इसमें जोड़िए। तो जब जोड़ते हैं आप तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ से आप हाइड्रोजन 1 निकाल लिए तो हाइड्रोजन हो गए 3, और X को जब आप इसमें अटैच किए, हेलोजन को जब आप इसमें जोड़े तो X आ गया यहाँ पर। ये आपका हो गया मेथिल हैलाइड, ये आपका हो गया मेथिल हैलाइड। इसी को आप बोल सकते हैं हेलो मीथेन या मेथेन। ये बच्चों जो आप हेलो एल्केन्स बोलते हैं, ये हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल है। अभी आप एल्कीन से भी कुछ बनाइएगा, कुछ एल्काइन से भी बनाइएगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। तो ये हो गए आपके हेलो एल्केन्स। थोड़ा सा एरोमेटिक पर आए, तो एरोमेटिक पर आने के बाद देखिए ये बेंजीन रिंग, आप प्रीवियस क्लास से ही इस बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इस बेंजीन रिंग में ये हो गया आपका लाइन इंटरेक्शन, ये हो गया आपका लाइन इंटरेक्शन। लाइन इंटरेक्शन पर कार्बन परमाणु तो है ही, साथ ही साथ इसमें प्रत्येक लाइन इंटरेक्शन पॉइंट पर हाइड्रोजन भी है। अब यहां से आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन हटाइए। अब यहां से आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन हटाइए। 1 हटाना है, 2 हटाना है, यहां से आप हाइड्रोजन हटाइए, यहां से आप हाइड्रोजन हटाइए। यहां से हाइड्रोजन अगर आपने हटाया, मान लीजिए कि 1 हाइड्रोजन हटाया और किसी एक हेलोजन को जोड़ दिया, 1 हाइड्रोजन को हटाया और किसी एक हेलोजन को आप इसमें जोड़ दिए, तो हाइड्रोजन को हटा करके कहीं पर भी हम हेलोजन जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि यहां से हाइड्रोजन हटाया, जोड़ दिया, मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन हटाया, जोड़ दिया, मान लीजिए यहां से हमने हाइड्रोजन हटाया, जोड़ दिया। तो यहां से हाइड्रोजन हटाने के बाद और हेलोजन को जोड़ने के बाद आपके हेलो एरिन्स अथवा हेलो बेंजीन्स बनना शुरू होते हैं। और ये हाइड्रोजन आप 1, 2, 3 इस टाइप से हटा सकते हैं और उसके जगह पर ये हेलोजन परमाणु आप उसमें जोड़ सकते हैं, आप उसमें अटैच कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका हेलो एरिन्स बनते जाएगा, हेलो एरिन्स बनते जाएगा। आप 1 के बदले 2 हटा लीजिए, 3 हटा लीजिए, हेलो एरिन्स बनेगा। तो बच्चों एक्चुअली हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है क्या? तो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, चाहे उसमें एलिफेटिक रहे
अथवा उसमें एरोमेटिक रहे। एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को आप हटाइए। हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसमें हेलोजन परमाणु को जोड़ने से प्राप्त होता है। ये हेलो एल्केन्स और ये हेलो एरिन्स ये बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एलिफेटिक यौगिक से अथवा एरोमेटिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा हेलोजन परमाणु द्वारा, और तत्पश्चात आपको हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स प्राप्त होगा। तो बच्चों, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अगर उसको हम परिभाषित करें तो यूं परिभाषा इसका होगा कि हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक और एरोमेटिक आया तो एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा होने से जो कंपाउंड आपको प्राप्त होता है वो हेलो एरिन्स होता है अथवा हेलो एल्केन्स होता है। तो ये चैप्टर का आपका नाम है। और मैं आपको ये बता दूं कि एलिफेटिक आपने अभी सुना, एल्केन सुना, यहां से आप एल्कीन से भी बना सकते हैं। अगर आप कंपाउंड बनाइएगा तो एल्कीन से भी बनेगा। अब देखिए, एल्कीन से अगर हम बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? एल्कीन से कैसे बना सकते हैं? एल्कीन में आप लोगों को बताया गया था कि जितना भी कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका दुगुना होगा, और n का मान आप शुरू कीजिएगा 2 से और बढ़ते रहिएगा। और प्रत्येक कार्बन नहीं बोले थे, किसी 2 कार्बन, मान लीजिए कि यहां पर हम n का मान 2 रखते हैं, तो जब आप n का मान यहां पर 2 रखिएगा तो देखिए n का मान 2 रखे तो हाइड्रोजन हो गया डबल। तो इसमें आपको हमने ये बताया था प्रीवियस क्लास में कि किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, किसी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और शेष कार्बन अगर रहता, अभी तो है नहीं, तो शेष कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो शेष कार्बन में हम सिंगल बॉन्ड देते अगर रहता, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ, संपूर्ण संरचना सूत्र। अब इसमें एल्कीन में योगशील अभिक्रिया होगा। यहां पर हमने X को जोड़ा था, यहां पर भी हम X हेलोजन को जोड़ सकते हैं। देखिए, यहां से अगर आप हेलोजन को जोड़ते हैं, ये हेलोजन अणु हुआ, एक अणु में हेलोजन के 2 परमाणु, ये अणु हुआ, तो थोड़ा सा अगर आप इसको अटैच कर लेते हैं तो देखिए कार्बन है, डबल बॉन्ड था, 2 हेलोजन को अटैच करना है, इसमें अटैच करना है तो 2H था ही पहले से 2H था ही। अब ये जो 2 हेलोजन है तो 2 हेलोजन को हम अटैच करते हैं, एक इसमें अटैच कर लिए, एक इसमें अटैच कर लिए, तो कार्बन के 3 बॉन्ड इधर, कार्बन के 3 बॉन्ड इधर पूरे, तो अब एक बॉन्ड डाल देंगे तो सिंगल आ जाएगा। तो जो ये आप एग्जांपल देख रहे हैं ये भी हेलो एल्केन्स है, इसी प्रकार से आप जब एल्काइन में जाइएगा, तो एल्काइन से भी आप देख सकते हैं,
एल्काइन में बच्चों आपको हमने बताया था कि हाइड्रोजन का संख्या जो है वह कार्बन के संख्या के दुगुना से 2 कम होता है। हाइड्रोजन का संख्या कार्बन का संख्या जितना रहता है उसके दुगुना से 2 कम होता है। n का मान 2 से ही शुरू होता है। रखिए n का मान आप 2 रखिएगा तो हाइड्रोजन 4 होगा। एक चीज और इसमें बताया गया था कि किसी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसी 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए एक ही हाइड्रोजन इसमें लगेगा। 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए एक ही हाइड्रोजन इसमें लगेगा। तो ये हुआ आपका एल्काइन। इसका विस्तृत नाम आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे हम कंपाउंड बनाएंगे। ये थोड़ा सा आपको एग्जांपल मिल रहा है हेलो एल्केन्स का। तो इसमें आप जोड़िए, यहाँ पर एक हेलोजन को आपने जोड़ा, एक हेलोजन को जोड़ा तो ये डबल बॉन्ड पे आया। अब कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन के साथ एक हेलोजन के साथ। सेम चीज इधर देख लीजिए, ये कार्बन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड हेलोजन, तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। थोड़ा सा एक स्टेप और लेकर के चलिए उसी चीज को। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है एक हेलोजन है, एक हाइड्रोजन है एक हेलोजन है, और इसमें आप हेलोजन को जोड़िए, इसमें आप हेलोजन को अटैच कीजिए। तो जब आप इसमें हेलोजन को अटैच कीजिएगा, तो देखिए क्या आपको प्राप्त होगा। हेलोजन को अटैच करने के बाद क्या आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हेलोजन यहाँ था, पहले से देख लीजिए, और एक हाइड्रोजन था एक हेलोजन था। इसमें आप जोड़ रहे हैं तो 2 हेलोजन आप इसमें जोड़िएगा। तो जैसे आप इसमें हेलोजन जोड़िएगा तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और ये आपका एग्जाम्पल बन जाएगा हेलो एल्केन्स का। तो बच्चों हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को देखा। अब इस हेलो एल्केन्स को और हेलो एरिन्स को उसकी संख्या के आधार पर, इसमें जो हेलोजन परमाणु अभी आप जोड़ रहे थे, तो हेलोजन परमाणु की संख्या जो अभी आपने हेलो एल्केन्स बनाया, हेलो एरिन्स बनाया, तो उस हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, इसका गिनती अभी देखिएगा के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे आप 3 वर्ग में बांट सकते हैं। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो 3 वर्ग में आपने वर्गीकृत किया किसको? हेलो एल्केन्स को। किसके आधार पर? तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो देखिएगा कैसे, तो देखिए ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक हेलोजन मान लीजिए, और सब जगह आप H दे करके बॉन्ड पूरा कर दीजिए। कार्बन का 4 बॉन्ड आप पूरा कर दीजिए, हर जगह H दे करके आप कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा हो गए, इसमें एक हेलोजन है, इसलिए इसके नाम में जुड़ जाएगा मोनो, और इसको पूरा हम क्या कह सकते हैं? मोनो हेलो एल्केन्स। ये मोनो हेलो एल्केन्स का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से बच्चे, जब ये कार्बन आपने डाला, हेलोजन का संख्या अगर 2 हो जाए, हाइड्रोजन देखिए आप 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए,
हाइड्रोजन इसमें डाल करके 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए। अब इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो गया, तो आप इसमें डाई लगाते हैं, आप इसमें डाई लगाते हैं, डाई, डाई का मतलब है 2, इसमें आप डाई लगाते हैं तो ये हो गया 2, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो डाई हेलो एल्केन्स, ये डाई हेलो एल्केन्स। इसी प्रकार से अगर आप ये कार्बन कार्बन हुआ और अगर 3 हैलोजन परमाणु इसमें आ जाए, इसमें अगर 3 हैलोजन परमाणु आ जाए, हाइड्रोजन डाल के आप 4 बॉन्ड पूरा कर लीजिए, तो 3 हैलोजन परमाणु आ जाएगा, तो आप इसका नाम बोल दीजिएगा ट्राई, तो इसका नाम बोल दीजिएगा आप ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन्स। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आप हेलो एल्केन्स को 3 वर्ग में बांट सकते हैं। ये हो गया मोनो, एक रहेगा हैलोजन तो मोनो, 2 अगर है तो डाई, इसी प्रकार से 3 है तो ट्राई। यहाँ भी आप देखिए एरोमेटिक में भी आप आइए, तो एरोमेटिक में जब आप आते हैं तो हेलो एरिन्स को भी आप बांटिए, वही हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको भी आप बांटिए, एक H को हटाइए, एक X को लगाइए, ये हो गया आपका मोनो, ये हो गया आपका मोनो, हटाइए, देखते हैं इससे 2 गो H हटा लेते हैं, यहाँ से 2 H हटा लेते हैं, इससे जैसे ही 2 H हटाएंगे तो 2 गो हैलोजन परमाणु आ जाएगा, कहीं भी जोड़ लेते हैं इसमें, 2 गो हैलोजन परमाणु इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डाई, ये हो जाएगा आपका डाई, डाई हेलो एरिन्स। इसी प्रकार से अगर आप 3 H इससे हटा लेते हैं और 3 गो हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं, 3 गो हैलोजन परमाणु जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका ट्राई, ये हो जाएगा आपका ट्राई। इस बोर्ड का तो बच्चों हमने अभी हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स का और हेलो एरिन्स का वर्गीकरण किया, मोनो, डाई, ट्राई। अब जो वर्गीकरण होगा वो प्रसंकरण के आधार पर होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो प्रसंकरण को हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है और बार बार मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर का क्लास 2 से 3 दिन में शुरू होगा। आप फर्स्ट ईयर के क्लास को फर्स्ट ईयर के अथी में पढ़ें, मैं यहाँ सेकेंड ईयर पर ज़्यादा फोकस करूँगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको प्रसंकरण पढ़ाया गया था, हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा उसका इंट्रोड्यूस करते हैं, चूँकि उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का ज़रूरत होगा। तो प्रसंकरण के आधार पर अभी आप हेलो एल्केन्स का और हेलो एरिन्स का वर्गीकरण सीखिएगा। तो थोड़ा सा मैं ओवरलैपिंग का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का। तो बच्चों आपको जैसे पता है कि जो ओवरलैपिंग होता है, ये s ऑर्बिटल हुआ, ये s ऑर्बिटल है। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि s जो कक्षक होता है उसका आकार स्फेरिकल होता है, वो गोलीय होता है, स्फेरिकल, इसका आकार गोलाकार होता है। तो s ऑर्बिटल का आकार गोलाकार होता है, और जब ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ओवरलैप का सेंस उसको आच्छादित कर देना, ये आच्छादन, आच्छादन, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, तो ये इसको कवर करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा। अगर अक्षीय आच्छादन होगा, अगर हम ढकने का गप करें और एक्सियल करें, एक्सियल, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग का गप करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको ढकता है, और इसका जो आणविक दिशा में ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको ढकता है।
ये दो गो s ऑर्बिटल आपका ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसको कवर किया, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है। और ये बात आप दिमाग में रख सकते हैं कि ये s ऑर्बिटल हुआ, ये s ऑर्बिटल हुआ, ये स्वतंत्र रूप से, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी, ये स्वतंत्र ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों मिक्स करके अक्षीय आच्छादन बना सकता है, एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है। जैसे देखिए ये s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल का शेप हो गया स्फेरिकल, गोलीय। ये p ऑर्बिटल है जिसका शेप होता है डम्बेल, जिसका शेप होता है डम्बेल, डम्बेल। तो ये ओवरलैप कर रहा है, ये हो गया s ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल। अब e ओवरलैप करेगा तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया e ओवरलैप कर रहा है, इसको ढक रहा है, इसको कवर कर रहा है, इसको आच्छादित कर रहा है, ये वाला। तो ये ज़्यादा करता है, अक्षीय आच्छादन जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर कर लेता है, ढक लेता है, और डायरेक्शनल होता है, अनुदिश होता है, इसलिए ये ज़्यादा प्रबल बंध का निर्माण करता है, ज़्यादा ये अस्थायी होता है। तो दिमाग में ये बात जरूर रखिए कि जो अक्षीय आच्छादन होगा वो ज़्यादा प्रबल होता है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। इसी टाइप से देखिए बच्चों, ये p ऑर्बिटल है जो आप देख रहे हैं, ये p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल हो गया। अब p ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहा है, ये रहा आपका ओवरलैपिंग का हिस्सा ये। तो p ऑर्बिटल एक ये हो गया p ऑर्बिटल, p और p ऑर्बिटल कर रहा है ओवरलैपिंग, और ये अक्षीय हो गया। तो ये अक्षीय आच्छादन में क्या होता है, ये ज़्यादा जगह इसका ओवरलैप करता है, ज़्यादा इसको कवर करता है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा ये प्रबल होता है। लेकिन अनक्षीय आच्छादन का अगर गप करें, लेटरल और नॉन एक्सियल का अगर गप करें, ये नॉन एक्सियल, ये नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है कि ये लंबवत होता है, ये p ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, ये लंबवत होता है और कम ओवरलैप करता है। नॉन एक्सियल वाला अनक्षीय आच्छादन आप ब्रेन में रखेंगे कि ये कम ढक पाता है, इसको कम कवर करता है और लंबवत होता है, इसीलिए ये उतना मजबूत बंध नहीं बना पाता है जितना कि अक्षीय बनाता है। जितना एक्सियल बनाता है उतना नॉन एक्सियल नहीं बना पाता है। तो बच्चों मैं ये आपको कहना चाह रहा था अक्षीय और अनक्षीय के बारे में कि जब आप सिग्मा बॉन्ड पढ़िएगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अक्षीय आच्छादन से, और जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा अनक्षीय आच्छादन से। तो पाई बॉन्ड जहाँ जहाँ फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा कमज़ोर होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड जहाँ पर फॉर्म होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा बनिस्बत पाई बॉन्ड के।